नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर आपको बता दें, टोंक से है, जहां पर एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। टोडा रायसिंह नगर पालिका अध्यक्ष को ट्रैप किया गया है। पालिका अध्यक्ष भरत लाल को गिरफ्तार किया गया है 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए। एसीबी ने दलाल को भी पकड़ा है। कॉलोनी काटने पर परेशान नहीं करने के एवज में 3.5 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी। 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया गया। टोडा रायसिंह में यह कार्रवाई की गई है। सबसे पहले ये तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर हम आपको दिखा रहे हैं। एएसपी राजेश आर्य के नेतृत्व में यह कार्रवाई हुई है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी दौलत पारीख हमारे साथ जुड़ गए। दौलत, क्या जानकारी, कैसे ये बड़ी सफलता अगर कहें तो वो एसीबी के हाथ लगी? बिल्कुल अभिषेक, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भरत लाल सैनी है ये टोडा रायसिंह नगर पालिका का चेयरमैन अध्यक्ष, और दिनेश कुमार सैनी है संविदा कर्मी है और इसका पीए के तौर पे काम करता था। दरअसल टोडा रायसिंह में ही हालांकि वो नगर पालिका की जमीन नहीं थी, पंचायत की जमीन थी, कॉलोनी काट रहा था, तो उसको परेशान किया जा रहा था कि कुछ खर्चा पानी दिया जाए, नहीं तो इस पे किसी तरह का एक्शन किया जाएगा। तो उसको परेशान करके 3.5 लाख रुपए की मांग कर रहा था ये पालिका अध्यक्ष और ये दलाल। उसके बाद में उसने यहाँ टोंक एसीबी में परिवाद दिया। ये हनीश मोहम्मद है, इसने परिवाद दिया था और ये पूरा घटनाक्रम बताया। जो 3.5 लाख रुपए मांग कर रहा था, 1.5 लाख रुपए लेते हुए आज टोडा रायसिंह में ये पालिका अध्यक्ष जो है, इसके घर पर ये एसीबी ने ट्रैप का जाल रचा और इसको, और उसके जो दलाल है जो दिनेश कुमार सैनी, तो दलाल है जो संविदा कर्मी भी है या वहां पर, और भरत लाल सैनी ये पालिका अध्यक्ष, इन दोनों को ट्रैप कर लिया। इनके ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है और कुल मिला के ये एसीबी ने बड़ी सफलता जिसे कह सकते हैं कि 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पालिका का अध्यक्ष और दलाल को गिरफ्तार किया है। चलिए ठीक है दौलत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इस बीच तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ट्रैप किया गया है टोडा रायसिंह नगर पालिका के अध्यक्ष को, और पैसे जो 1.5 लाख रुपए लिए गए थे वो पैसे भी एसीबी के हत्थे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टोंक से ये तस्वीरें सामने आई, एसीबी की बड़ी कार्रवाई। ये एक परिवादी है टोडा रायसिंह इलाके का, जिसने ब्यूरो कार्यालय में यहाँ पर लिखित में एक शिकायत दी थी कि उसकी जमीन है करीब 2 हेक्टेयर, जिसपे वो आवासीय भूखंड काट रहा है, कॉलोनी काट रहा है। और ये चूंकि कॉलोनी जो नगर पालिका क्षेत्र से बिल्कुल एडजॉइनिंग थी, तो इससे में नगर पालिका चेयरमैन द्वारा इसे परेशान किया जा रहा था कि कुछ खर्चा पानी करेगा तभी कॉलोनी काटने दी जाएगी। तो ये काफ़ी परेशान हो गया था, इसने ब्यूरो में लिखित में शिकायत दी। इस शिकायत पर इसका सत्यापन करवाया गया तो करीब 3.5 लाख रुपए की डिमांड। खबर जोधपुर से है, जहां लूणी थाना क्षेत्र में मौसेरे भाई बहन की सड़क हादसे में मौत हो गई। 27 वर्षीय कविता पटेल अपने मौसेरे भाई रमेश पटेल के साथ बाइक पटवारी पद के पद पर ज्वाइनिंग के लिए घर से निकले थे, लेकिन सर लूणी सड़क मार्ग पर एक बेकाबू गाड़ी ने दोनों भाई बहन को अपनी चपेट में ले लिया और दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के दौरान कार चालक ने एक्सीडेंट होते ही गाड़ी रोकने की बजाय उसकी स्पीड बढ़ा दी, जिसके चलते उसने मोटरसाइकिल को करीब 300 फीट तक घसीटते हुए अपने साथ ले गया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फोर व्हीलर गाड़ी और मोटरसाइकिल पर एक्सीडेंट हुआ बता रहे हैं, और एक्सीडेंट में पूरा संदेह बता रहे हैं कि ये एक्सीडेंट नहीं है, जानबूझकर एक्सीडेंट से मर्डर करने का प्रयास किया गया है। परंतु ये सब विषय पुलिस के जांच का विषय है। जनता में बहुत भारी आक्रोश है और वो ये चाहते हैं कि इसकी सही से जांच हो। दुर्घटना में 2 लोगों की जान गई है, एक महिला और एक पुरुष। दोनों जो महिला और पुरुष लूणी और इधर सर के रहने वाले हैं, दोनों की डेड बॉडी को मोर्चरी भिजवा दिया है पोस्टमार्टम के लिए। उनके परिजन उनके आने का इंतजार है और यहाँ से मौके से जो क्षतिग्रस्त वाहन है उनको हटा के थाने में रखवा दिया है। आगे की
जयपुर के चाकसू में पैंथर के मूवमेंट से लोगों में दहशत है। चौसला गांव स्थित आईसीए कॉलेज में पैंथर का मूवमेंट देखा गया है। पैंथर के मूवमेंट के 20 घंटे बाद भी पैंथर का कोई सुराग नहीं लग पाया है। वन विभाग की टीम ने मौके से पैंथर के पगमार्ग भी लिए हैं। इधर स्थानीय ग्रामीणों और कॉलेज में रहकर अध्ययन करने वाले छात्रों में पैंथर को लेकर दहशत है। का मूवमेंट होने के बाद में एक बच्चे ने जैसे ही हमें बताया और हमने सीसीटीवी कैमरे में देखा, तो कैमरे में देखने के बाद वो कंफर्म भी हुआ। हमने तत्काल प्रशासन से मदद मांगी, तो पुलिस भी हमारे पास में आई और विभाग की गाड़ी भी हमारे पास में आ गई। रात के समय तो रेस्क्यू ऑपरेशन सक्सेस नहीं हो पाया, लेकिन अभी सुबह से लगे हुए हैं, शायद उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। नागौर जिले के सरपंचों ने पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा के खिलाफ एक दिवसीय विरोध महापड़ाव का आयोजन किया है। सरपंचों के इस एक दिवसीय महापड़ाव में जिले के करीब 500 ग्राम पंचायतों के सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच शामिल हुए। इसके अलावा सरपंच संघ की प्रदेश कार्यकारिणी के प्रदेश अध्यक्ष सहित पदाधिकारी भी इसमें शामिल हुए। पंचायत राज मंत्री की जो ग्रामीण विकास को ठप करने की कार्यशैली, उसके खिलाफ नागौर जिले के सभी सरपंच इकट्ठे हुए हैं और एक मत से हम ये निर्णय लेंगे। जो भी कार्यकारिणी यहाँ की निर्णय लेगी वो सभी सरपंच यहाँ मानेंगे। मंत्री जी ने जो गलत बयान दिए हैं उस परिस्थिति में सभी सरपंचों को यहाँ इकट्ठे होकर महापड़ाव की तैयारी करनी पड़ी। जो आगाज यहाँ नागौर जिले से हुआ है वो पूरे राजस्थान में होगा। खबर चूरू से है, जहां राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के बैनर तले लामबंद हुए शिक्षकों ने उग्र प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट के पास सड़क पर जाम लगा दिया। एसडीएम द्वारा बीएलओ और संघ के जिलाध्यक्ष के साथ हुई अभद्रता के विरोध में शिक्षकों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। एसडीएम महोदय ने डराने धमकाने की नीयत से सीआई को फोन किया कि एक शिक्षक नेता आया था, उसने मेरे साथ बदतमीजी की और मेरे को धमकी दी है। सीआई साहब का फोन आया कि पोटलिया जी क्या बात हुई? मैंने कहा बात हुई थी मुद्दे की, और मुद्दे की बात के लिए सर चाहे एसडीएम हो, चाहे जिला कलेक्टर हो, चाहे कोई अधिकारी हो, शिक्षक हित के लिए शिक्षकों के मुद्दे की बात बड़ी मजबूती से हमने पहले भी उठाई है और आगे भी उठाई। धौलपुर के बसेड़ी इलाके में करीब 4 साल पहले हुए तिहरे हत्याकांड में पति ही पत्नी और 2 मासूम बच्चों का हत्यारा निकला। कोर्ट ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए हत्यारे पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामला वर्ष 2018 का है। दशरथ के खिलाफ 302 का अपराध सिद्ध पाया, जिस पर आज अपर जिला सेशन न्यायाधीश माननीय नीरज कुमार जी ने मुलजिम दशरथ को आजीवन कारावास और 20,000 रुपये जुर्माना से दंडित किया है। और अब बूंदी जिले के नैनवा उपखंड की बात करते हैं, जहां के चिपल्ट गांव में जर्जर स्कूल भवन के चलते नौनिहाल खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं, क्योंकि बारिश के इस सीजन में स्कूल के कमरे इतने जर्जर हालत में हैं कि उनसे पानी टपकता है, जिस कारण 180 बच्चे खुले में बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। कहने को तो इस स्कूल में 6 कमरे बने हुए हैं, लेकिन स्कूल के चारों ओर बनी चारदीवारी पिछले साल आई बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिससे क्लासरूम में बैठने में डर लगता है। पूरे विद्यालय का भवन जो है जीर्ण हो चुका है और उसकी जो बाउंड्री है, पूरी बाउंड्री लगभग 400 मीटर की पूरी बाउंड्री टूट चुकी है। इसके बारे में कई बार पंचायत को और अधिकारियों को प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी, इसका हमें सूचना प्राप्त हो गई थी। हमने वहाँ सीबीओ केपाटन को मौके पे भिजवाया है और उन्होंने जाकर वहाँ गाँव वालों को आश्वासन दे दिया है और वहाँ की जो पंचायत समिति है उस पंचायत समिति से 2 लाख रुपए के टीन शेड तुरंत स्वीकृत की गई है राशि, जिससे टीन शेड हो जाएगा। और फिलहाल वहाँ पर एक वन विभाग की चौकी है, उसमें बच्चों को शिक्षण की व्यवस्था की गई है।
देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, इस पर से पर्दा 21 जुलाई को उठ जाएगा। लेकिन सवाल है कि द्रौपदी मुर्मू पर दांव लगाने की बीजेपी की कोशिश कितना कारगर रही। दरअसल आदिवासी के नाम पर बीजेपी ने विपक्ष में सेंध लगाने की कोशिश भी की थी। एक खास रिपोर्ट देखिए। कितना कारगर आदिवासी कार्ड। द्रौपदी मुर्मू को वोट दिलाने के लिए बीजेपी ने आदिवासी विधायकों से आखिर तक संपर्क बनाए रखा और इस चुनाव को आदिवासी आत्मसम्मान और स्वाभिमान से जोड़कर प्रचारित किया। द्रौपदी मुर्मू पर भरोसा, दिखेगा दम। मेरा अनुमान है 10 वोट हमको एक्स्ट्रा मिलना चाहिए 70 के बाद। 10 वोट एक्स्ट्रा मिलेंगे। दावा पक्का आपका जीत का? देखो, दावा तो उस दिन पता लगेगा जब काउंटिंग होगी, पर मेरा विश्वास है कि मिलेगा। द्रौपदी मुर्मू का जीतना इसलिए जरूरी है और उनका बनना देश के लोकतंत्र को गौरव देगा, स्वाभिमान देगा। भारत की जो ताकत है कि हम लोग समरसता, समग्रता के साथ इस लोकतंत्र को अक्षुण्ण बनाने का काम करते हैं, तो ये संदेश केवल देश में नहीं पूरी दुनिया में जाएगा। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया हो या प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, द्रौपदी मुर्मू की जीत को बड़ा बनाने के मकसद से मुहिम छेड़ी। खुद ने कई आदिवासी विधायकों को फोन किए तो इस काम में पार्टी के आदिवासी विधायकों को भी जिम्मेदारी सौंपी, जिन्होंने कोशिश तो बहुत की, मगर सियासी खेले के नतीजे क्या रहे ये कहना अभी तो मुश्किल है। किए जरूर हुए थे, लेकिन उसके बारे में हम अभी बिना सोचे समझे तो नहीं कह सकते हैं। बाकी उनके मन में भाव जरूर था कि ये डिसीजन जो लिया बहुत अच्छा लिया है, लेकिन दिया नहीं दिया वो तो हमारे मुंह से हम नहीं कह सकते। पार्टी के लोग भी, उनका भी ये था कि निर्णय बहुत अच्छा है और वो भी मतदान करेंगे। और हम लोगों ने भी प्रयास किया कि भाई पहली बार एक गरीब तबके की आदिवासी महिला को इस प्रकार का अवसर मिला है और सर्वोच्च पद पर पहुंचने का मौका मिला है, तो आप सब भी मतदान करिए। क्रॉस वोट की सेंधमारी का खेल चुपचाप हुआ होगा तो भनक शायद ही किसी को लगे, क्योंकि आदिवासी विधायकों के हाव भाव में ऐसा कोई फर्क दिखाई नहीं दिया। वहीं गहलोत सरकार के मंत्रियों ने बीजेपी की कोशिश को बेकार की कवायद करार दिया। सबने पार्टी लाइन पे वोटिंग करी है, चाहे कोई आदिवासी हो चाहे कोई बिना आदिवासी हो, ये सब ऐसे लोग भ्रम फैलाते रहते हैं। ये पता नहीं बीजेपी वालों को पता, पर हमारे जो 126 है वो पूरे के पूरे एक साथ मिलेंगे। बहरहाल देश में द्रौपदी मुर्मू को मिले समर्थन से उनका राष्ट्रपति चुना जाना लगभग तय है। बीजेपी भले ही विपक्ष के खेमे में सेंध ना लगा पाई हो, लेकिन द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च पद की रेस में शामिल करके आदिवासी वोट बैंक पर पार्टी की पकड़ निसंदेह मजबूत होती दिखती है। अब देखना यह है कि आखिर बीजेपी की मुहिम किस कदर सफल हुई होगी, ये तो नहीं कहा जा सकता, मगर अटकलों को आखिर खारिज कर भी कौन सकता है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस हारी हुई बाजी लड़ती नजर आई। हालांकि प्रदेश में पलड़ा यशवंत सिन्हा का ही भारी रहने के पूरे आसार हैं, मगर नेताओं को सिन्हा की हार का पूरा एहसास था। वोट देने के बाद कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं में विचारधारा की लड़ाई है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए कांग्रेस बीजेपी से लड़ रही है। समस्त ऑपोजिशन पार्टीज ने यशवंत सिन्हा जी को चुना अपने राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में और उनको वोट दिया है। हार और जीत तो ठीक है, बहुमत का खेल है, लेकिन नैतिकता और आइडियोलॉजी की जो लड़ाई है उस पर हम तटस्थ खड़े रहेंगे। ये लोकतंत्र को मजबूत करने की लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ विचारधारा वो है जो लोकतंत्र को कमजोर करना चाह रही है, तानाशाही करना चाह रही है, दूसरी तरफ विचारधारा वो है जो जनता को मजबूत करना चाह रही है। यशवंत सिन्हा जी ने अपने जब यहाँ आए थे अपनी बातें सबके सामने रखी और मैं उम्मीद करके चलता हूँ। कटारिया जी ने कहा है कि उन्हें विश्वास है कम से कम 10 वोट उन्हें मिल जाएंगे आप लोगों में से। में सेंधमारी, हाँ, तो वो तो सेंधमारी करने की सोच उनकी है, हम सेंधमारी नहीं करते। इस पृष्ठभूमि के अंदर हम लोग इस देश को जो लिबरल, प्रोग्रेसिव, इंक्लूसिव देश हुआ करता था, उसको हम भारत को भारत कैसे रख पाए, ये हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती। जीत के आसार तो बहुत कम है सिन्हा साहब के। नहीं, लोकतंत्र के अंदर जीत और हार है। ये लोकतंत्र के अंदर रेल के चीले के 2 पटरी होती, वो होती।
सिर्फ जीत ही लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती। ये पूरे देश को पता है कि देश में वोट ज़्यादा बीजेपी के पास है, लेकिन राजस्थान में वोट कांग्रेस के पास ज़्यादा है। इसलिए राजस्थान में तो बीजेपी का कैंडिडेट हार के जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी से मैं इतना कहूँगा, शर्म करनी चाहिए, देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। आज के दिन तो राष्ट्रपति का चुनाव है, इस देश ने इनको इतने वोट दिए, बहुत बड़ी संख्या में लोकसभा में बहुमत दिया, तो इनको शर्म आनी चाहिए। आज़ादी के बाद पहली बार आटा, दाल, चावल और जितने भी मुरमुरे, मखाने, सब पर आपने 5% GST लगा दी। उदयपुर में जिहादियों का शिकार बने कन्हैया लाल के परिवार को 1 महीने का वेतन देने पर राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा को धमकी भरा पत्र मिला है, जिसमें अगला नंबर उनका होने की बात लिखी गई है। पत्र मिलने के बाद राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने न्यूज 18 संवाददाता लखवीर सिंह शेखावत से खास बातचीत की और कहा कि मैं इन धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। गहलोत सरकार इन जिहादियों पर लगाम लगाए। उदयपुर के स्वर्गीय कन्हैया लाल के परिवार को आर्थिक मदद देने पर राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा को धमकी भरा पत्र मिला है। उनसे खास बातचीत करते हैं। किरोड़ी लाल जी, राजस्थान को आखिर क्या हो गया? एक के बाद एक सांप्रदायिक तनाव की तस्वीरें सामने आ रही हैं और आपको धमकी भरा पत्र मिला, उस पत्र में क्या निकला? धमकी दी जा रही है। वहाँ कानून का खौफ नहीं है, पुलिस का खौफ खत्म हो गया और वो वहाँ की सरकार की तुष्टीकरण की नीति के कारण और ढीली कानून व्यवस्था के कारण ये स्थितियाँ बन रही हैं। मेरे को पत्र मिला है, मैं गया था वहाँ उदयपुर कन्हैया के परिवार से मिलने। उनकी हालात ठीक नहीं थी, तो मैंने सोचा मेरी 1 महीने की तनख्वाह मैं इनको दे दूँ, इसलिए मैंने वहाँ घोषणा की थी। उस मामले को लेके धमकी भरा पत्र मिला है, जो मैंने राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को भेज दिया है और एक पत्र केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी को भेज दिया है। वो बख्शा नहीं जाएगा। पहले कन्हैया लाल के साथ ऐसा किया, अब आपने पैगंबर के खिलाफ गुस्ताखी करने वालों की मदद की, मतलब आपने भी गुस्ताखी की है और आपका अगला नंबर है। तो वैसे तो कन्हैया लाल ने क्या गुस्ताखी की थी? ये जिहादी स्वभाव के लोग, ये ISI से जुड़े हुए लोग, इनका जो तालिबानी विचार बन गया है, वो समाज का, देश का, प्रदेश का वातावरण दूषित करना चाहते हैं। तो वैसे ही उसका सर कलम कर दिया बेचारे का, बिना बात, दहशत फैलाने के लिए। लेकिन मेरा जैसा व्यक्ति न दहशतों से न धमकियों से झुकने वाला नहीं है। ऐसे शरारती तत्वों का सरकार को मजबूती से इलाज करना चाहिए, नहीं तो जनता कर देगी। वो समय नहीं, दूर नहीं है। ऐसी धमकियाँ मार रहे हैं सर। आज मेरे को वो वीडियो देखा एक जयपुर शहर का, धमकियाँ मार रहे हैं खुलेआम, और सरकार उनको बर्दाश्त कर रही है। हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, और ना मैं झुकने वाला हूँ न डरने वाला हूँ। मैं कन्हैया के घर गया था, उनको मदद की थी। मैं सदा दीनहीन गरीब की मदद करता हूँ, तो मैं ऐसे काम बदस्तूर रखूँगा, रुकने वाला नहीं हूँ धमकियों का आगे। कन्हैया लाल का जब निर्मम तरीके से सिरकलम किया गया, तब उन्होंने वीडियो जारी कर प्रधानमंत्री को भी धमकी दी थी और वो हथियार दिखाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री तक भी पहुंच जाएंगे। और आज राज्यसभा सांसद को एक धमकी दी है। आम जो लोग हैं उनमें किस प्रकार का डर होगा? क्योंकि जब हाई प्रोफाइल लोगों को धमकी दे रहे हैं, बेखौफ तरीके से धमकी दे रहे हैं, आम आदमी क्या करेगा राजस्थान का? तो वही जिन हथियार से कन्हैया लाल का सर कलम किया, उन हथियार से प्रधानमंत्री जी को चेतावनी दे रहे थे, धमकी दे रहे थे। और उसका कारण उनका मनोबल, दूसरे जो शरारती तत्व हैं, जो PFI जैसे संगठनों से जुड़े हुए हैं, वो ये हरकतें कर रहे हैं। उनको इन हरकतों से बाहर जाना चाहिए, और सरकार को, राजस्थान की को, मुख्यमंत्री जी को, उनको सख्ती से डील करना चाहिए। का तो हालात करौली की सबसे पहले बड़ी घटना हुई थी, हिंसक, जिसमें PFI का रोल सामने आया था। 2 दिन पहले उन्होंने DG को और उनको SS होम को पत्र लिख दिया था। उसका मुख्य मुलजिम करौली हिंसा का मतलूब अहमद आज तक नहीं पकड़ा गया। तो आप इससे समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी की उनके प्रति कितनी सहानुभूति है।
और उसी के कारण इस शरारती तत्वों का मनोबल बढ़ा हुआ है। आगे क्या कुछ रूपरेखा रहेगी? मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, केंद्रीय गृह राज्य को मंत्री को पत्र लिखा है आपने, आगे आपका क्या स्टैंड रहने वाला है? मेरा तो काम पत्र मिला, मेरी जिम्मेदारी बनती थी मैं मुख्यमंत्री जी की जानकारी में लाऊं, वहाँ के आला अफसरों को, डीजी साहब को, एसीएस को भी मैंने प्रति भेजी है और यहाँ के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी को पत्र भेजा है। जांच का विषय है, इसलिए मैं आपके चैनल के जरिए मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि इसकी गंभीरता से जांच करनी चाहिए और मतलब राजस्थान की जनता भय में समय गुजार रही है, भय मुक्त करना चाहिए। मैं तो भयभीत होने वाला नहीं हूँ, लेकिन ऐसी घटनाओं से जब मेरे को प्रधानमंत्री जी को धमकी दे दी, मैं सहायता करके आगे मेरे को धमकी दे दी, तो जन सामान्य तो डरेगा ही बेचारा। इसलिए भय निकालना चाहिए राजस्थान की जनता का, ये मेरी मुख्यमंत्री जी से मांग है। जिहादियों का बोलबाला अब राजस्थान में देखने को मिल रहा है। हालांकि साफ तौर पर यह भी कह रहे हैं कि इन्हें भले ही धमकी भरे पत्र मिले हों, लेकिन डरने वाले नहीं है। जिस प्रकार से पहले काम कर रहे थे, जनता के बीच में काम करते रहेंगे। कैमरा पर्सन नरेश के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज 18 दिल्ली। भरतपुर जिले के मेवात क्षेत्र में बद्रीनाथ और कनकांचल पर्वत पर हो रहे अवैध खनन को लेकर साधु संतों की बैठक हुई, जिसमें पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह के साथ मेवात क्षेत्र के साधु संतों के साथ जिला प्रशासन के अफसर भी शामिल हुए। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में अवैध खनन को पूरी तरह से रोकने की मांग रखी गई। बता दें कि 19 जुलाई को साधु संतों ने मुख्यमंत्री निवास पर आत्मदाह की चेतावनी दी थी, जिसको लेकर राज्य सरकार ने पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह को वार्ता के लिए नियुक्त किया। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही सरल हृदय के और धर्म प्राण व्यक्ति हैं, हम उनकी प्रशंसा करते हैं। अभी जो हमारी वार्ता चल रही है, उस वार्ता में अभी थोड़ा सा हमें लगता है कि वो 1-2 दिन वार्ता चलेगी और उस वार्ता के मध्य हमने निर्णय लिया है कि जब तक वार्ता चलती है तब तक के लिए हम अपने इस आंदोलन का जो ये अग्निदाह वाला कार्यक्रम है, इसको स्थगित करते हैं। 530 दिनों से हमारे संत लोग अनशन पर बैठे हैं, पर्वतों की सुरक्षा की दृष्टि से, जो कि हमारे ब्रज की धरोहर है और भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है, उस पर खनन हो रहा है, वो बच जाए उसकी दृष्टि से सब लोग बैठे थे। जो आपने एक जिसका डिक्लेरेशन किया था कि हम आत्मदाह करेंगे, पहले एक संत महोदय ने किया, फिर 14 लोग पहुँच गए। देखिए, आत्मदाह करने से इस चीज़ का हल नहीं निकलता। मेरा आपसे सबसे प्रार्थना की है, हाथ जोड़कर प्रार्थना की है, और आपने ये आश्वासन भी दिया कि ऐसा जब तक हमारी वार्ताएं बिल्कुल सकारात्मक चल रही हैं, ऐसा कोई कदम नहीं होगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।